दरवाजा बंद कर लो। सबसे पहले आपको देंगे आंकड़ा। कोरोना का अपडेट इस वक्त देश का यह है कि 29,435 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं देश में हमारे। जी हां, फिर बढ़ गया है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। सबसे पहले कोरोना का अलर्ट, यह अपडेट इस वक्त का 29,435 है। यह आंकड़ा इस वक्त का 934 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि यह भी हजार के बहुत करीब। 6,869 मरीज अब तक ठीक हो गए हैं, यानी कि ये एक अच्छे संकेत हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। मरने वालों की जो दर है उससे कहीं ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की, ठीक होने वाले मरीजों की दर है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि 30,000 के करीब यह आंकड़ा है। 29,435 का यह आंकड़ा है और रोजाना जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस तो आ ही रहे, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज ये 30,000 को पार कर भी जाएगा। खबर इस वक्त एक बुलंदशहर से मिल रही है और ये खबर बहुत बड़ी है। डबल मर्डर हुआ है बुलंदशहर में। मंदिर परिसर में सो रहे साधुओं की हत्या की गई है। जी हां, साधुओं का कत्ल किया गया है, मार दिया गया है 2 साधुओं को। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से इन दोनों साधुओं की हत्या की गई है। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ये आप गौर करने वाली बात है कि आरोपी को पकड़ा लोगों ने और पुलिस को सौंप दिया है, यानी कि जो घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई कि साधुओं को मार डाला लोगों ने, यहां पर लोगों ने पुलिस के हवाले किया उन आरोपियों को जिन्होंने 2 साधुओं का कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों ही साधुओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनूप शहर कोतवाली पगौना गांव का मामला है। 2 साधुओं का कत्ल कर दिया गया। साधु, वो साधु जिसका लेना देना सिर्फ भगवान से होता है, वो साधु जिसका लेना देना और जिसका पूरा जीवन मंदिर के इर्द गिर्द ही चलता है, घूमता है, उन साधुओं का कत्ल कोई क्यों करेगा? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल सभी के जहन में आ रहा होगा। अब इन लोगों ने क्यों कत्ल किया, ये जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल अनूप शहर कोतवाली पगौना गांव का मामला है और इससे पहले भी साधुओं पर हमले हुए हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। बलराम, कत्ल के पीछे की वजह? देखिए राजीव, ये देर रात का मामला है। हालांकि जो आरोपी था उसे वहां के जो पब्लिक थी उसने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने हत्या क्यों की, क्योंकि जो हत्या हुई है वो दोनों साधु मंदिर में सो रहे थे, उस वक्त उनकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या देश में अब साधु सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कि साधुओं पर ही हमले क्यों, वो साधु जिनका कोई लेना देना नहीं सामान्य जीवन से। बलराम, आप ये बताइए कि जो हत्यारोपी है ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। साथ ही गांव वालों ने जिस आरोपी को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है वो पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये मोटिव भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसने हत्या क्यों की और हत्या की है तो उसकी वजह क्या है। इन पूरे पहलुओं पर जो आईओ है वो जांच कर रहा है। फिलहाल पुलिस जांच के। बलराम, एक और चीज इसमें निकल कर आ रही है, वो ये है कि दोनों साधु सो रहे थे, आरोपी आया, उसने मर्डर किया, लेकिन इस बीच में गांव वालों ने पकड़ लिया। तो गांव वालों को कैसे सूचना मिली? गांव वाले कब पहुंचे? क्या किसी से बात हो पाई आपकी? मैंने राजीव आपको बताया, यही वजह है कि पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दोनों साधु मंदिर में सो रहे थे, ये हत्या आरोपी जो है वो मंदिर के अंदर गया, धारदार हथियार से उन दोनों की हत्या की और उसके बाद जब भागने का प्रयास किया है तब गांव वालों ने इसको पकड़ा है और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। सभी पहलुओं पे विस्तृत तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। गांव वालों ने जिन्होंने आरोपियों को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर पुलिस जांच कर रही है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 2 साधुओं का कत्ल कर लिया गया है। बहरहाल अब जो पहेली से जुड़े हुए बने हुए इसको सुलझा रहे पुलिस की, कौन ये हत्यारोपी, किस इरादे से कत्ल किया गया, और इसके साथ साथ जब ये भाग रहे थे बताया जा रहा है कि गांव वालों ने पकड़ लिया। खबर अब आपको लखनऊ से हम देंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। टीम 11 के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत, चर्चा आज फिर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वक्त है 10:30 बजे का,
जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। यानी कि लखनऊ से आज अधिकारियों के साथ वो सीधा संवाद करने वाले हैं। टीम 11 के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है टीम गठित की है उन्होंने, उसके बाद से रोजाना बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक में पूरी की पूरी टीम उनके साथ मौजूद रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीम मुख्यमंत्री के साथ में उनके 5 कालिदास मार्ग पर जो आवास है वहीं पर पहुंचती है, चर्चा होती है। लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी, तो ये गौर करने वाली बात है। आज देखना ये होगा कि क्या आगरा को लेकर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि आगरा में स्थिति बद से बदतर है। आगरा की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से दूसरे अधिकारियों को भेज दिया गया, जिसने वहां पर टेक ओवर कर लिया है। यानी कि जो वहां पर दूसरे अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी हो, उन अधिकारियों के साथ एक तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए पैरेलल जिलाधिकारी की ही भूमिका वो निभा रहे हैं। बढ़ते आगे, प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को राहत देने वाली एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने प्रदेश भर के स्कूल कॉलेजेस में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेजेस पर लागू होगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए पत्र लिखा है और इसके लिए कोरोना के चलते लॉकडाउन में अभिभावकों का चूंकि रोजगार प्रभावित है और यही रोजगार प्रभावित होने का हवाला इसमें दिया गया है। आदेश में सभी विद्यालयों को सत्र 2019-20 के अनुसार ही प्रवेश शुल्क और बाकी शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि जो स्कूल अधिक फीस ले चुके हैं वो आगे इसे समायोजित करेंगे। तो ये वाकई राहत भरी खबर है। तमाम राहतों के बीच में ये बड़ी राहत है, क्योंकि अभिभावकों को इस राहत की दरकार थी। सरकार ने आम आवाम की चिंता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो वार्षिक शुल्क है, जो फीस है, उसमें शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय के द्वारा कोई शुल्क की वृद्धि जनवरी या दिसंबर माह में की गई है और उसकी फीस की वसूली अभिभावकों से की गई है, तो ऐसी वो बढ़ी हुई फीस को विद्यार्थी के जो दिया जाने वाला शुल्क है उसमें उसका समायोजन करेंगे। प्रवेश और वार्षिक शुल्क को जो वार्षिक शुल्क है वो वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, वाकई राहत भरी खबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो निर्देश, वो गाइडलाइंस बताएं ताकि स्कूल संचालक लोगों को, उन अभिभावकों को गुमराह न कर सकें। तो विस्तार से जो गाइडलाइंस थे, जो निर्देश दिए गए सभी जिलाधिकारियों को, स्कूल संचालकों को, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को इस बात के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वो किसी भी बोर्ड का स्कूल हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का स्कूल हो, वहाँ पर जो 2019 और 20 के सेशन की जो फीस थी, चाहे वो एडमिशन की फीस हो या फिर जो रेगुलर फीस क्वार्टरली या मंथली ली जाती थी, वही इस बार भी ली जाएगी। यानी इस बार का सत्र जो अभी अप्रैल से 2020 और 21 के लिए जो फीस है वो पुरानी फीस ली जाएगी, उसी दर पर कोई बढ़ी हुई फीस नहीं ली जाएगी। ये एक बड़ी राहत की बात है। और इस आदेश के साथ इसकी वजह भी लिखी गई है कि वजह है कि कोरोना के चलते तमाम लोगों के रोज़गार पर असर पड़ा है, जो व्यापारी हैं उनके रोज़गार पर असर पड़ा है, जो तमाम जो अन्य लोग हैं प्रभावित हुए हैं। लिहाजा आय के प्रभावित को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और करोड़ों अभिभावकों के एक बड़ी राहत की बात है कि उनके बच्चों के लिए जो बढ़ी हुई फीस हर बार हो जाती थी और एक कहीं ना कहीं उनके बजट को गड़बड़ा देती थी, और एक तरफ उनकी आय में कमी हुई है तो दूसरी तरफ जो फीस बढ़ जाती थी वो इनके लिए कम से कम एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। ऐसे में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, सभी बोर्ड में, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, फिर बता दूं
कि सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, सभी स्कूलों को ये आदेश मानना होगा कि जो पिछले साल की, जो पिछले सेशन की यानी कि फीस सभी थी वही इस बार लेंगे, लेकिन और जिन लोगों ने एडवांस में फीस ले ली है बढ़ी हुई, उसको वो आगे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। संतोष, अब सवाल ये है कि मनमानी अगर कोई स्कूल संचालक करते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? और दूसरा, बहुत सारे अभिभावक जब सोशल मीडिया पर हमें लिखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन का पीरियड है 40 दिनों का, और हो सकता है आगे बढ़े, कम से कम इस दरमियानी स्कूल संचालक जो बहुत पैसा पहले से ही लेते हैं वो फीस के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, तो माफ़ किया जा सकता था। तो क्या इस बाबत किसी तरह के निर्देश नहीं है? देखिए, एक शुरुआत हुई है, इसके बाद ही सरकार को इस बात का आभास था कि करोड़ों अभिभावक इस बीच में, जब कोरोना के संक्रमण में लोगों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में उनकी अगर बढ़ी हुई फीस को वापस नहीं लिया गया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो बढ़ी हुई फीस है वो नहीं ली जाएगी, यानी कि हर साल 10%, 15% जो स्कूल मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ा देते थे वो नहीं लेंगे। जो 2019-20 के सत्र के लिए जो फीस ली गई थी या जो बढ़ी हुई क्लासेस में जो फीसें निर्धारित थी पहले से, वही उनको लेनी होगी। और इस बात के लिए सख्ती से हिदायत दे दी गई है कि हर जिले का अधिकारी, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, DIS हो या तमाम अन्य अधिकारी या जिले का DM, वो इस बात को सुनिश्चित कराएं कि कोई भी स्कूल इस बात की मनमानी ना कर पाए, कोई स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की मनमानी ना करने पाए कि लोगों से बढ़ी हुई फीस वसूले। और जिन लोगों ने ये फीस ले ली है, जिन बच्चों की फीस दे दी गई है, उनके आगे की फीस में ये एडजस्टमेंट होंगे। ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए और सख्ती से उसको लागू करने के आदेश भी दिए गए। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है, और ABP गंगा आपको अलर्ट करना चाहता है कि अगर वो आपसे बढ़ी हुई फीस मांगते हैं तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए कि बढ़ी हुई फीस नहीं ली जाएगी। इस बीच में कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दे रहे हैं, लेकिन दूसरी खबरों पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। आग का तांडव ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। टेप बनाने वाली कंपनी में आग लगी है। लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद थी, लेकिन कंपनी में आग लग गई है। आग का तांडव देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद थी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग होगी। हमने तस्वीरें आपके सामने रख दी हैं। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की। सबसे पहले आप ABP गंगा पर देख रहे हैं। भूपेश हमारे संवाददाता सीधे ग्रेटर नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भूपेश, जो कुछ जानकारी है कि कैसे, कितने बजे आग लगी और इस वक्त क्या आग पर काबू पाया जा सका या नहीं, सब जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, अभी कुछ देर पहले की ही घटना है। दरअसल ये कंपनी है जो कि बादलपुर थाना क्षेत्र में पड़ती है, नेशनल हाईवे पर। हिंदुस्तान नाम से कंपनी है जो सेलो टेप बनाती थी। अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कंपनी बंद है। किसी कारणवश आग लगी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने तत्काल ही दमकल को वहां पर बुलाया। उसके बाद करीब आधा दर्जन से जो ज्यादा गाड़ियां वो वहां पर पहुंची और करीब से आधे घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जो बताया जा रहा है कि इस कंपनी के जो स्टोर था उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उसमें जो सामान रखा हुआ था वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुका है। उसके अलावा जो मशीनरी थी कुछ वो भी जली है और जो टेप वगैरह सेलो टेप रखी हुई थी वो भी जली है। तो कुल मिला के लाखों का अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान जला है। उसका बाद में स्थिति देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि आधा दर्जन गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। अभी जो थोड़ी घनी आग है, जो भीषण आग लगी हुई थी, हालांकि उस पर आगू पा लिया गया है, लेकिन जो थोड़ी घनी आग बची उस पर अभी जो है दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अंदर लगे हुए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है, जिस तरह से कंपनियां बंद हैं, कई ऐसी घटनाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से देखिए निकल के सामने आई हैं। जो कंपनियां बंद थी उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की कई घटनाएं अब तक निकल के सामने आ चुकी हैं। जी भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आग की ऊंची ऊंची लपटों को शांत तो कर दिया है, लेकिन जो छूटमुट बची हुई आग उसको बुझाने की कोशिश चल रही है। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। एक और बड़ी खबर, और अब बड़ी खबर आपको देंगे मथुरा से, जहां पर सिपाही ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। मथुरा में सिपाही ने गोली मारकर इस सिपाही ने जान दे दी है। थाने के बैरक में ही इस सिपाही ने खुदकुशी की है। मथुरा से ये बड़ी खबर, सिपाही ने खुदकुशी कर ली है, गोली मारकर इस सिपाही ने जान दे दी है। थाने के बैरक में यह आत्महत्या की गई है। आत्महत्या क्यों की सिपाही ने, किस चीज को लेकर परेशान था? व्यक्तिगत कारणों से परेशान था या दफ्तर में किसी काम से परेशान था या मौजूदा ड्यूटी से परेशान था? अभी क्लियर नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्यों आत्महत्या की सिपाही ने। थाना सदर बाजार में ये हेड कांस्टेबल घनश्याम तैनात थे, लेकिन उन्होंने खुदकुशी कर ली है। सौरभ गौतम हमारे संवाददाता
इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां देंगे अब आपको सौरभ। देखिए, ये जो कांस्टेबल घनश्याम यादव है वो मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके की सिविल लाइन चौकी में तैनात था और कुछ दिन पहले, कम से कम 6 से 8 महीने पहले वो थाना हाईवे में तैनात था। तभी से वो वहां पर रह रहा था, वो सामान नहीं ले गया था। तो रात में ड्यूटी करने के बाद वो वहां पर थाना हाईवे में पहुंचा तो अपनी बैरिक में खुद ने तमंचे से गोली मार ली। गोली मारने के बाद पूरे विभाग में, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, थाने में हड़कंप मच गया। तत्काल जो थाने के सिपाही थे और अन्य पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आला अधिकारियों को सूचना दी। आला अधिकारी, एसएसपी, एसपी, सिटी, तमाम अधिकारी मौके पहुंचे और मौके का मुआयना किया। लेकिन अभी आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने तत्काल उसके परिजनों को सूचना दे दी है और परिजन उसके मौके पे पहुंच रहे हैं। जैसे ही उनको परिजनों को सूचना मिली, उनमें भी हड़कंप मच गया। परिजनों से जब फोन पर पुलिसकर्मियों ने बात की कि आखिर कारण क्या है, क्यों आत्महत्या की, लेकिन कुछ भी बताने को अभी नहीं तैयार है। अब पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि ये यहाँ पर कई महीनों से मथुरा में तैनात था और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा बता रहे थे सिपाही का, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा यानी कि व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन खुदकुशी कर ली। सौरभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कारण क्या रहे खुदकुशी के, ये अभी तक स्पष्ट हो नहीं पाया है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद अब आपको कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देंगे। बीते 24 घंटे के भीतर, जी हां, पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हो गई अब तक। ये कोरोना से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कोरोना के 1543 नए मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में सबसे ज्यादा अब तक ये मौतें हुई हैं। इससे पहले इतनी मौतें इतने कम वक्त में नहीं हुई थी। 62 लोगों की मौत सिर्फ 24 घंटे के भीतर हुई है। ये पूरे देश का हम आपको डेटा दे रहे हैं। पूरे देश में 1500 से ज्यादा केसेस सिर्फ एक दिन के भीतर आए। अब आपको उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट देंगे। 7 नए मामले सामने आ गए हैं। जी हां, 7 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। 1990 केसेस थे और अब आपको बता दें 7 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। 596 सैंपल में से 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसमें 6 मरीज सिर्फ लखनऊ के हैं। लखनऊ में 6 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले, जबकि सीतापुर से भी एक केस सामने आ गया है। तो जो देश भर के आंकड़े हैं वो भी वाकई चौंका देने वाले। उत्तर प्रदेश के आंकड़े हमने आपको दिए। पूरे देश भर के जो आंकड़े हैं उसमें 64 मरीजों की मौत हुई बीते, माफ कीजिएगा, 62 मरीजों की मौत हो गई बीते 24 घंटे के भीतर, जबकि 1500 से ज्यादा केसेस जो ऑल ओवर डेटा है, जो ये संख्या है, इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जो भी नया अपडेट है वो आप दर्शकों को दें। देखिए राजीव, बिल्कुल जाहिर तौर से बात है, कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है। अगर अभी बात करें तो कुल 29,435 कोरोना संक्रमित मरीज भारत में पाए जा चुके हैं, जिनमें से 6,868 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं 21,632 अभी एक्टिव पेशेंट है, यानी जिनके अंदर अभी कोरोना संक्रमित है। इसके अलावा 934 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसमें बीते 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है। जाहिर तौर से बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है टैकल करने के लिए, लेकिन मौत का आंकड़ा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। कल भी अगर बात करें तो कल भी लगभग 50 के ऊपर लोगों की मौत हुई थी, उसके पहले भी 50 के ऊपर लोगों की मौत हुई थी। तो जाहिर तौर से बात है कि अब मौतों का थोड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम सारे राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। हालांकि जो मौतें हो रही है उसमें जो गंभीर रोगों से पहले से पीड़ित है उनकी मौतें ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि कोरोना है और इसके साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, इनमें वो लोग ज्यादा। ठीक है अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब बड़ी खबर आपको अमरोहा से हम देंगे, जहां पर पत्नी की हत्या की गई है। पति बेटे ने पीट पीट कर हत्या कर दी पत्नी की। पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बेटे ने भी बताया जा रहा कि पीटा अपनी मां को और मौत के घाट उतार दिया। मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया। रिश्तों का कत्ल हुआ है अमरोहा में। पत्नी की हत्या की गई है और हत्या में पति के साथ साथ बेटा भी शामिल है।
पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को भेज दिया है और बहुत बड़ा विवाद नहीं था, मामूली विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अमरोहा के थाना डिडौली का यह मामला है, जहां पर अफसर हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अफसर, क्या कुछ विवाद हुआ था? देखिए, थोड़ा मामूली भी कहा सुनी हुई थी पति पत्नी के बीच, जो एक जो है हत्या के रूप में बदल गई। पति पत्नी के बीच जब कहा सुनी चल रही थी, वहीं उसका एक नौजवान युवक था, तो पिता पुत्र ने उसको महिला को जमकर पीटा, जिसकी उसको उपचार के दौरान मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अग्रिम कार्यवाही के लिए जुट गई है। ठीक है अफसर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम।